मंगला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट, और इसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 62 रहने वाली है। तो TGT PGT एस्टेट के लिए मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू से पढ़ाना शुरू किया था, और उसी के आज हमारी क्लास नंबर 62 रहने वाली है। यानी कि अभी तक क्लास नंबर 61 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो ये सारी क्लासेस आप ज़रूर देख लें। एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। TGT PGT एस्टेट से संबंधित हमने सिलेबस के अनुसार काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उपन्यास पढ़ेंगे। और उपन्यास के अभी तक मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं, आज हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है। और आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, और कोई भी टेट चाहे किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हमने कल यहाँ पर छोड़ा था, और एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कि हिंदी उपन्यास का विकास हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पहले की दोनों वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको समझ में आए। और हमने प्रथम उत्थान पढ़ लिया था, और हम द्वितीय उत्थान पढ़ रहे थे, और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद को हमने कल पढ़ा था, आप जैसा कि देख रहे होंगे। एक मिनट, ये द्वितीय उत्थान भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमने कल प्रेमचंद के बारे में सारा सब कुछ पढ़ा था। प्रेमचंद के जो उपन्यास थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और प्रेमचंद युग, अब अगर उपन्यासों के विकास के आधार पर उनका अगर हम विभाजन करें, उपन्यास का काल विभाजन करें, तो प्रेमचंद को मद्देनजर रखते हुए 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रेमचंद युगीन, एक प्रेमचंद पूर्व, और एक प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद वाले उपन्यास और उपन्यासकार। एक प्रेमचंद युगीन उपन्यास और उपन्यासकार, और एक प्रेमचंद से पूर्व। तो प्रेमचंद से पूर्व वाले को हमने प्रथम उत्थान कहा था, और प्रथम उत्थान हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम द्वितीय उत्थान की बात कर रहे हैं, और 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं। प्रेमचंद युगीन जितने भी उपन्यासकार हैं वो सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट उनसे संबंधित जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से, मैंने बताया था कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार से आपको याद रखना है, सारी बातें मैं बहुत ही अच्छे से बताती जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं सभी की बहुत अच्छे से तैयारी भी हो रही होगी। तो मैंने पढ़ाया था द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान के अंदर हमने प्रेमचंद युग पढ़ा, और प्रेमचंद के अंदर यानी कि आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासकार कौन से थे, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार कौन से हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार ना व्यवस्थित करने, उनको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। 3-4 उपन्यासकारों के नाम दे देते हैं, और आरोही अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करने के लिए आपको बोल दिया जाता है। तो एक एक कवि का जन्म के हिसाब से तो याद नहीं किया जाता है, लेकिन आप जब अपने नोट्स इस हिसाब से बनाएं कि आपको ध्यान रहे कि प्रेमचंद से, ये जो उपन्यासकार थे प्रेमचंद से पहले थे, ये उपन्यासकार प्रेमचंद के बाद में है, ये प्रेमचंद के समकालीन है। तो प्रेमचंद पढ़ा, और प्रेमचंद के साथ साथ मैंने आपको विशंबर शर्मा कौशिक के बारे में बताया था, तो ये प्रेमचंद के समकालीन है। शिव पूजन सहाय का एक बार मैंने UGC नेट या PGT एस्टेट का पेपर दिया था, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा था कि देहाती दुनिया ये हिंदी की किस प्रकार की विधा है। तो आपको याद रखना है उपन्यास है, और उपन्यास के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये एक आंचलिक उपन्यासकार है। और इस उपन्यास का अगर लेखक की बात करें तो शिव पूजन सहाय है, और ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, तो केवल हम आपके TGT और PGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा जो प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार का नाम आता है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो इनके जो उपन्यास है, इनके जो रचनाएं हैं, इनको किसी कवि ने, ये किसी ने क्या, बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनका जो उपन्यासों को घासलेटी साहित्य
ने कहा है। और ये घासलेटी साहित्य पांडे बेचैन शर्मा उग्र के जो उपन्यास है उनको घासलेटी साहित्य बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा और विशाल भारत नामक पत्रिका में कहा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। जब KVS DSSS या RPSC सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का जब आप एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रही हैं मैं उन्हें फिर से एक बार रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि RPSC सेकंड ग्रेड यानी कि TGT टीचर के निकले हुए हैं और उसकी तारीख है 24 जनवरी लास्ट डेट है। तो समय रहते आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें क्योंकि आपने काफ़ी सारा हिंदी साहित्य पढ़ रखा है। तो आपके लिए आप उसमें एक बार जरूर आप अपनी किस्मत आजमाएं। उसमें किसी प्रकार का स्टेट या टेट या सीटेट की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे फॉर्म पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। अब पत्रात्मक ये पत्र से बना है, तो जिस फॉर्म में हम पत्र लिखते हैं तो पत्रात्मक प्रविधि यानी कि पत्रात्मक शैली में उपन्यास लिखने का प्रवर्तन किसने किया? पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने किया। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत शीर्षक से लिखा था। यानी कि आपको ये उपन्यास का नाम देके पूछ लेंगे कि ये कौन सी शैली में लिखा हुआ है, तो ये पत्रात्मक विधि से प्रविधि से लिखा हुआ एक उपन्यास है, हिंदी का पहला। और विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने, ये इम्पोर्टेंट है, विशाल भारत जो पत्रिका है इसका संपादक किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। और इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचैन शर्मा उग्र का जो साहित्य है उसे घासलेटी साहित्य कहा। ये बात आपको याद रखनी है। अब पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कुछ उपन्यासों की हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी देखो लगातार जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप PY के क्यों करवाइए, तो मैं बिल्कुल, आज मौसम अच्छा है, तबीयत भी ठीक है, त्यौहार भी अब ख़त्म हो गए हैं और मैंने PYQ की पूरी तैयारी कर रखी है और मैं बहुत ही जल्द जो है वीडियो डालने वाली हूँ आपके पास। ठीक है, तो आपको ये भी मिलेगी, समय रहते आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप हिंदी साहित्य के PYQ देखना चाहते हैं तो आप जाइए, जो ये मैं 60 क्लासेस बता रही हूँ इनके अंदर मैंने MCQs भी डाल रखे हैं। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा है सभी के मैंने MCQs ज़रूर पढ़ाई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक की वीडियो तो नहीं बनती है। चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के हम उपन्यास पढ़ रही हैं और सबसे पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण है। तो ये विषय वस्तु भी आपको याद रखना है थोड़ा थोड़ा, बाकी आपको सन सारे याद नहीं रखने हैं। आप इनको ना जब अपने नोट्स बनाएं तो सन के अकॉर्डिंग पहले दूसरे तीसरे नंबर पर इसी तरीके से आप अरेंज करें और जब याद करें तो सीक्वेंस से याद करें, क्योंकि मैंने जितनी भी रचनाएं हिंदी साहित्य में याद की थी मैंने सभी बिल्कुल क्रम से याद की थी, एक भी रचना मैंने आगे पीछे नहीं की थी, तो कभी भी मुझे क्रम से व्यवस्थित करने में दिक्कत नहीं हुई। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, वधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, ये उपन्यास किसके हैं? सारे ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र के हैं और अभी और भी हैं। तो दिल्ली का दलाल, ज़्यादा इसकी ये नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं जिनकी विषय वस्तु आपके पेपर में पूछी जाएगी। और देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये आपको बताएंगे तो सभी की विषय वस्तु नहीं पढ़ी जाती है। थोड़ा सा एक बार जब आप पढ़ रही हैं तो एक बार अपने ध्यान में से ज़रूर निकाल लें इस चीज़ को, ठीक है। तो वह इसमें कौन कौन से हैं? पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जैसे कि इनके नाम उग्र है, ट्रिक बता रही हूँ आपको, तो उग्र टाइप के ही इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। उग्र मतलब थोड़ा तेज स्वभाव वाला। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, वधवा की बेटी और शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में। मैंने तो इस तरीके से इनको एक ट्रिक से थोड़ा सा याद कर रखा था। और उसके बाद कुछ और भी हैं, चॉकलेट, जी जी जी, फाल्गुन के दिन 4 और जूहू। तो जी 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 ये आप ना याद करें और ये भी ना करें, बस चॉकलेट और फाल्गुन के 4 दिन ये इनके इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद कर लें। और जो मैंने आपको पीछे बताए अभी ये सारे याद कर लें।
चंद हसीनों के खतूत मिलते हैं दिल्ली के दलाल को। किसके मिलते हैं? बुधवा की बेटी के। और बधवा की बेटी शराबी है, उसी की आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, और फिर लास्ट क्या था, एक चॉकलेट के बाद लास्ट वाला था फाल्गुन के दिन 4। तो ये उपन्यास है, ये आप याद रखें। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। जोला, जहाँ आपने जब यूजीसी नेट की अगर आपने तैयारी की है तो उसमें आपने संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद वाले जो थे ना, वो आपने जरूर पढ़े होंगे। तो उनमें जोला जा का नाम इन्होंने आपने सुना होगा। तो जो हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास है, इनका जनक जोला को माना जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। तो ये जोला जो है ना, ये वेस्टर्न साइड का जो उपन्यासकार है। लेकिन हिंदी के अगर प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के जनक की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। अब ऐसा ही जिस प्रकार के उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखे, और पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो उपन्यास लिखे, इनको बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्रिका में घासलेटी साहित्य कहा। उसी प्रकार के कुछ कुछ उपन्यास ऋषभ चरण जैन के भी हैं। और ऋषभ चरण जैन जो है, ये भी प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन दोनों एक ही शैली में लिखते हैं और प्रकृतिवादी उपन्यास हैं। ये उपन्यासकार हैं, याद रखना है। और ऋषभ चरण जैन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पैसे का साथी, दिल्ली का, इसे आप छोड़ सकते हैं। सबसे जो पहला है, मैंने भी यहीं से याद किए थे, दिल्ली का व्यभिचार। दिल्ली में व्यभिचार, देखो ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान से देखें। पीजीटी एस्टेट में शुद्ध और अशुद्ध करने में जब पूछा जाता है तो ये शब्द बहुत काम आता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ने इसे व्यभिचार लिखते हैं, लेकिन जो कि अशुद्ध है। अगर इसका शुद्ध रूप देखें तो व्यभिचार ही होता है। ठीक है। दिल्ली का व्यभिचार, कौन कौन? वैश्यापुत्र, और वैश्यापुत्र मास्टर साहब है। सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, मैं खाना, दुराचार के अड्डे। तो ये मैंने इतने उपन्यास इनके याद किए थे, आप भी इतने याद कर लें। और कुछ ऋषभ चरण जी के सबसे पहले जब आप ट्रिक बनाएं तो सबसे पहले उपन्यासकार के नाम को इसके साथ जोड़ दें, ताकि आपको पता रहे कि ये उपन्यास किसके थे। तो ऋषभ चरण जैन की अगर बात करें तो ये पैसे का साथी है। पैसे का साथी है, दिल्ली में व्यभिचार करता है और वैश्या का पुत्र है। ये मैं ओनली ट्रिक बता रही हूँ, कोई इसे डोंट माइंड। वैश्या पुत्र है, और वैश्या पुत्र है लेकिन मास्टर साहब है। मास्टर साहब है इसलिए सत्याग्रह करता है रहस्य को जानने के लिए, और ये फिर दिल्ली पर कलंक लगा देता है। चंपाकली मैखाने में जाती है दुराचार के अड्डों पर। तो ये 3 चीज़ें आप ऐसे याद कर ले। और मैंने ऐसे ही दिमाग में बैठा रखी थी कि थोड़े से घटिया घटिया नाम वाले हैं ना, ये थोड़े कलंक उलंक वाले इस टाइप के, तो ये ऋषभ चरण जैन के हैं। और ऋषभ चरण जैन कैसे प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। और प्रकृतिवादी शैलीकार का जनक जो है वो जोला को माना जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र को प्रकृतिवादी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। अब जयशंकर प्रकाश जी के 3 उपन्यास है, तीनों को घोट कर पी लेना। इन तीनों को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पेपर में दिया जाता है, और कोई एक किसी और कवि या लेखक का उपन्यास जोड़ देते हैं इनके साथ। तो इनके 3 ही हैं, समय से भी आपको याद हो जाएंगे। जो कंकाल है वो 29 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में, इरावती 1936 में। अब कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोला को तो माना जाता है प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक, लेकिन हिंदी साहित्य में पांडे बेचन शर्मा उग्र को माना जाता है। और प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र, दूसरा नाम ऋषभ चरण जैन का। और कुछ कुछ जो आलोचक है ना, वो प्रकृतिवादी उपन्यासकार या यथार्थवादी उपन्यासकार किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को भी मानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहला उपन्यास है कंकाल, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। कंकाल में क्या दिखाया गया? तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्र।
तितली में क्या है, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है। और इरावती, ये पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण था, यानी कि जिसे पूरा नहीं लिख पाए थे, तो वो है इरावती, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। और ये अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ये 3 ही उपन्यास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको। प्रेमचंद, फिर मैंने बताया विशंबर शर्मा कौशिक, और उसके बाद ऋषभ पांडे बेचैन शर्मा उग्र, फिर ऋषभ चरण जैन, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद के। तो उम्मीद भी करती हूँ किसी प्रकार से आप याद भी कर रही होंगे। तो अगला जो कवि है चतुरसेन शास्त्री का है, और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, यानी कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री के सभी जो उपन्यास हैं वो तो प्रकृतिवादी शैली में नहीं है, लेकिन कुछ एक उपन्यास हैं जिनके कारण चतुरसेन शास्त्री को भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। अब इनके कुछ उपन्यास है वो देख लेते हैं। तो हृदय की परख इनका है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन जो चतुर है उसे ही हृदय की परख है, वही हृदय की प्यास। हृदय की परख, हृदय की प्यास, दो बातें हृदय से ही है। तो जो चतुर है उसे हृदय की परख है, और वही हृदय की प्यास को पहचान सकता है। अमर अभिलाषा, व्यभिचार, आत्मदाह, तो बार बार आ रही हैं व्यभिचार, आप इसे याद रखना। और हृदय की परख, हृदय की प्यास, अभिलाषा, अमर अभिलाषा, व्यभिचार, आत्मदाह, 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। चतुरसेन शास्त्री की ये उपन्यास हैं। और हृदय की परख, इसमें क्या विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। और अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण है। व्यभिचार में प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप। इन्होंने ना इसी टाइप के जो प्रकृतिवादी उपन्यास है ना, इन्होंने सारे इसी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि आपको विषय वस्तु से पता चल रहा है। आत्मदाह में आज़ादी के लिए आंदोलन एवं प्रेम का चित्रण है। तो सभी का आपको ना ये विषय वस्तु रटने की जरूरत नहीं है, बाकी उपन्यास आप जरूर याद रखें, क्योंकि आप फिलहाल टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रही हैं। इसके बाद अनुपम लाल मंडल ने ये आता है, अगर देखो आप करें तो कर ले, मैंने ये नहीं किए थे। और जो इम्पोर्टेंट है, और अनूप लाल मंडल का मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो इनके उपन्यास आप लिख सकते हैं और कर भी सकते हैं। और उसके बाद है सियाराम शरण गुप्त, गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं। अब सियाराम शरण गुप्त के देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सियाराम शरण गुप्त का नाम तो आपने भी सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनका वैसे उपन्यास में इतना नाम नहीं है, काव्य में इनका नाम ज़्यादा है सियाराम शरण गुप्त का। उपन्यास में इतना नहीं है, फिर भी आप याद कर लें, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, ये इनके 3 उपन्यास हैं, ठीक है। उसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी उपन्यासकार है। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी कि गांधीवादी उपन्यासकार किसको कहा है, जो मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तो इसमें कौन कौन से, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सियाराम शरण गुप्त, ये जो उपन्यासकार हैं ये मानवतावादी उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। अब प्रताप नारायण श्री इसके इम्पोर्टेंट है, और 3-4 उपन्यास हैं, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, ये इनके विसर्जन, ये काव्य रचनाएं भी इसी नाम से हैं। और विदा, विजय और विकास ये हैं, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, वी से हैं, विदा, विजय, विकास, ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव के हैं। और ये कर्म से लगाने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो विदा में तो भारतीय पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय दिखाया गया है। और विजय में बाल विधवा समस्या का चित्रण है। और उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण विकास में है, ठीक है। अब आगे आता है राधिका रमन प्रसाद के प्रमुख उपन्यास, तो इसे आप करना चाहें तो कर सकती हैं। बाकी प्रेमचंद युग के, अब हम प्रेम द्वितीय उत्थान पढ़ रहे हैं, और द्वितीय उत्थान में प्रेमचंद युग पढ़ रही हैं। तो ये सारे जो लेखक थे ना, ये प्रेमचंद युगीन थे, लेकिन इनमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सभी के नहीं करने हैं, जो मैं बता रही हूँ वही आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकी आगे ये अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। तो इनके उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी किसके समकालीन है, प्रेमचंद के समकालीन है। और इनके उपन्यास हैं
अप्सरा, अलका, मैंने ऐसे ही याद कर रखे थे, अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, ये 4 नाम है चोटी को पकड़कर काले कारनामे करती हैं। कौन कौन? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये चारों मिलकर चोटी की पकड़ करके काले क्या करती हैं? कारनामे करती हैं। तो ये किसके थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। कहने को तो सूर्य सूर्य है ये, लेकिन काम इनके क्या है? काले कारनामे। इस प्रकार काले कारनामे कौन करती हैं? अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती मिलकर। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है डायरी प्रविधि का हिंदी में परिवर्तन। आप देखो उपन्यास जो है ना कई तरीके से लिखे जाते, कोई सामाजिक उपन्यास है, कोई ऐतिहासिक उपन्यास है, कोई मनोरंजन परक उपन्यास है, कोई प्रकृतिवादी उपन्यास कह रहे हैं। तो सारी बातों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डायरी विधि का हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशनीय पॉइंट आप याद करें तो जस्ट याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आपको खास इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो तृतीय उत्थान को हम कल की वीडियो से शुरू करेंगे और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इतना ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही क्या है कि हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 में प्रकाशित भगवती प्रकाश वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। ये पॉइंट भी आप पढ़ लेना, हो सकता है कहीं आपसे पूछ भी ले। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। तृतीय उत्थान हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है।